हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का पेपर 2020 का। इससे पहले दोस्तों हम लोग यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का पेपर 1 देख चुके हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ आता है। और अब देख रहे हैं यूपीएससी का लॉ ऑप्शनल का पेपर 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको 150 वर्ड्स में ये आंसर लिखने थे, तो अब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सपोर्ट योर आंसर विथ रेलिवेंट लीगल प्रोविजन एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब आपको केस लॉ भी इसमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति जिसने स्वैच्छिक तौर पर शराब का नशा किया है, मतलब उसने वॉलेंट्री नशा किया है, इस तरह के नशे के प्रभाव के तहत एक अपराध कर देता है, तो क्या वह स्वैच्छिक नशे के बचाव हेतु अभियोजन कर सकता है। और आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रकाश में हमें इसकी विवेचना करनी है। तो यह आईपीसी का क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक स्त्री दूसरी स्त्री को गुप्त कृत्य में संलग्न देखती है अथवा उसकी छवि खींचती है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि दूसरी स्त्री यह अपेक्षा रखती है कि दूसरा अन्य व्यक्ति उसे नहीं देख रहा है, क्या यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दृश्य रतिकता का अपराध होगा। विवेचना कीजिए। तो इसे वॉयरिज्म कहते हैं, इंग्लिश में वॉयरिज्म अंडर द इंडियन पेनल कोड। तो ये दोनों के क्वेश्चन आईपीसी से थे, इनको डिस्कस करना था और इनके लिए रेलिवेंट केस लॉ भी लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करप्शन एक्ट से था, तो हम लोग वो देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत क्या यह अनिवार्य है कि सरकारी कर्मचारी को अपराध के लिए दंडित करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और प्रासंगिक प्रावधानों के प्रकाश में विवेचना करनी है। इसमें आपको रेलिवेंट केस लॉ भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है कि लोक उपद्रव किसी व्यक्ति के लिए सिविल वाद हेतु का कारण नहीं बनता। टिप्पणी कीजिए। पब्लिक न्यूसेंस डज नॉट क्रिएट अ सिविल केस ऑफ एक्शन फॉर एनी पर्सन। कमेंट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिनिधिक दायित्व के सामान्य मामले अपने रोजगार के दौरान सेवक द्वारा अपने वाहन चलाने से संबंधित होते हैं। विनिश्चय मामलों में के प्रकाश में व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत हत्या की परिभाषा बहुत विस्तृत है। इसमें न केवल साशय और अनभिप्रेत मृत्यु के कारण सम्मिलित है, बल्कि वे मामले भी हैं जहां मृत्यु की पूर्व कल्पना भी नहीं की गई है। तो इसकी हमें व्याख्या करनी थी और यह आईपीसी का क्वेश्चन है, आईपीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन मेजर्स ऑफ डैमेजेस मीन्स द स्केल और रूल बाय रेफरेंस टू विच द अमाउंट ऑफ डैमेज इज टू बी रिकॉर्डेड एंड असेस्ड। In the light of the above statement, examine the changing contours of damages as a tortious remedy. Now we take next question, और यह क्वेश्चन भी आईपीसी है कि तो both section 34 and 149 of the IPC provide for imposition of constructive criminal liability. There are substantial point of difference between the two. What are they? So इसको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि भारत में यद्यपि अभी तक मृत्यु दंड का उन्मूलन नहीं हुआ है, मतलब अभी तक कैपिटल पनिशमेंट का इंडिया में एबोलिशन नहीं हुआ है, जबकि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लेकिन नवीन प्रवृत्तियों ने दिखाया है कि उच्चतम न्यायालय ने मतलब अपीलों में इसके रूपांतरित करने की प्रवृत्ति दिखाई है और मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा देते हुए आगे निर्देश दिए हैं कि मुजरिमों को जेल से रिहा न किया जाए जब तक कि वे वास्तव में प्राय 20, 25 अथवा 30 वर्षों तक की विशेष अवधि तक कारावार में व्यतीत न कर लें। क्या आप सोचते हैं कि न्यायालय द्वारा इस प्रकार के निर्देश जारी करना न्याय संगत है? तो इसको टिप्पणी करना था। 20 नंबर का यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और बताइए कि क्या यह अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से कैसे भिन्न है। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से कैसे डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषाधिकार से रिलेटेड है कि विशेषाधिकार का अर्थ है कि इस एक व्यक्ति मामले के तथ्यों से इस प्रकार जुड़ा है कि वह कहने अथवा लिखने में न्यायसंगत है जो कि दूसरे के लिए निंदात्मक अथवा अपमानजनक होगा। अग्र निर्णय विधि द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक चोरी अथवा उद्यापन के संघटक उपस्थित नहीं है तब तक ना ही लूट ना ही डकैती का अपराध बनाया जा सकता है। तो इसकी व्याख्या करना था और 20 नंबर का क्वेश्चन था। इंग्लिश में है कि अनलेस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आइदर थीफ्ट और एक्सटोर्शन आर प्रेजेंट नाइदर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी नॉर द ऑफेंस ऑफ डकैती कैन बी मेड आउट। एक्सप्लेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेयर प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ एक्टस रियस एंड मेंस रिया इज नॉट सफिशिएंट। द कंकरेंस बिटवीन द टू आल्सो नीड टू एस्टेब्लिश टू इम्पोज क्रिमिनल लायबिलिटी इलुसिडेट इन द लाइट ऑफ द केस लॉ। तो आपको हर क्वेश्चन में रेलिवेंट केस लॉ लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूल क्राउन वाज नॉट आंसरेबल फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। टॉर्ट से रिलेटेड यह क्वेश्चन था। हैज नेवर बीन अप्लाइड इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डेसिडेड केसेस। तो आपको पता है कि जो टॉर्ट लॉ है इसमें आपको रेलिवेंट केस लॉ ज़्यादातर लिखने पड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अब सेक्शन बी की। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। लाइक इन ऑर्डिनरी पेपर कॉन्ट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो प्राइमरीली गवर्न बाय द codified provision of the Indian Contract Act 1872 as applicable to contracts in general. Explain the statement highlighting the legal provision relating to conclusion of electronic contracts. तो electronic contracts से related यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द access and benefit sharing ABS law provided under the Biodiversity Conservation Act 2002 with special reference to adjudication of the biodiversity disputes and jurisdiction of the नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कोविड-19 से रिलेटेड कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 देशांतरगामी महामारी से संबंधित लोकहित मुकदमों में सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप न करने की न्यायिक नीति अपनाई है। निर्णीत मामलों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक प्रतिभूति दायित्व से उन्मोचित कहलाती है जब उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। तो यह क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से था। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रासंगिक विधिक प्रावधान द्वारा इस कथन पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनसन के अनुसार बीमा की संविदा बेजरिंग समझौते के एक बेगरिंग समझौते से एक विशेष पृष्ठीय सादृश्य रखती है, लेकिन वे वास्तव में भिन्न प्रकृति के लेन देन है और इसे विस्तार से स्पष्ट करना था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटेंट की अनुमति का तात्पर्य है कि पेटेंटी दूसरों को आविष्कार का उपयोग करने से वर्जित करने का अधिकार रखता है। पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रासंगिक प्रावधानों और अग्र निर्णयों के साथ उपरोक्त कथन के आशय की जांच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई न्यायालय ऐसे पुरुष को अपनी सहायता नहीं देगा जहां उसकी कार्रवाई का कारण अनैतिक अथवा अवैध कार्य है। क्या उपयुक्त नियम के कोई अपवाद भी हैं? अगर हैं तो आपको यह बताना था। 15 नंबर का 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन था। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीज कैन नॉट अपील अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड एज टू इट्स मेरिट्स एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर ऑन इट मेरिट्स। Critically examine the statement and also explain the highlight of the arbitration and the conciliation amendment act 2019। तो आप इस पेपर से देख रहे होंगे कि जो भी नया एक्ट आता है अभी हाल ही में, जैसे 2020 का आप पेपर दे रहे हैं तो 2019 में जो भी एक्ट नए अमेंडमेंट हुए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों अमेंडमेंट हुआ, क्या इसकी ज़रूरत थी, या पिछले बारे में क्यों इन अमेंडमेंटों को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 का उद्देश्य बैंक प्राचलनों की दक्षता को प्रोत्साहित करना और चेकों द्वारा कारोबारी संव्यवहार में प्रत्ययता को सुनिश्चित करना है। नवीन संशोधनों के साथ इस कथन की व्याख्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि न्यायसंगत परिश्रम के अधिकार के संरक्षण के लिए बनी है लेकिन जीवन अर्थ से परे है। उपयुक्त कथन के प्रकाश में प्रतिलिप्तिधार अधिनियम 1957 और इस मुद्दे पर निर्णय विधि के अंतर्गत आर्थिक अधिकारों और नैतिक अधिकारों के द्विविभाजन का विस्तार पूर्वक निरूपण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निर्णीत मामलों के प्रकाश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जीवन को संकट में डालने, आपराधिक मुकदमा और आपराधिक जांच संबंधी सूचना के प्रकटीकरण से छूट के औचित्य की विवेचना कीजिए। आरटीआई एक्ट में अभी अमेंडमेंट हुआ था इसलिए उससे यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देखते होंगे जो भी नया एक्ट आया है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कोविड-19 से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के अंतराल में न्यायालयों ने कई अपवाद सन्निविष्ट किए हैं जिनमें संविदात्मक संबंध का नियम एक व्यक्ति को संविदा प्रवर्तित करने से नहीं रोकता है जो उसके लाभ के लिए बनाया गया है, पर वह इसका पक्षकार नहीं है। अग्र निर्णय विधि की सहायता से इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रतिस्पर्धा विधि सामान्यतः आगे पीछे कार्य करते हैं लेकिन प्रायः असहमति में मित्र बन जाते हैं।
TRIPS समझौता ट्रिप्स जिसे कहते हैं 1995 के आदेश और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जिसे कंपटीशन एक्ट कहते हैं के अंतर्गत इसके अनुपालन का संदर्भ देते हुए उपरोक्त कथन को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटेक्शन से रिलेटेड कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट is an umbrella legislation to not only protect and improve the environment but to prevent and control of pollution, comment and analyze। मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने तो है ही, साथ ही साथ यह पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को रोकने के लिए भी है। तो इसको आपको कमेंट करना था, टिप्पणी करनी थी मतलब, और एनालाइज मतलब आपको विशेष विश्लेषण करना था। अगर आपने प्रीलिम्स पेपर देखे हैं तो आप पाएंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है, और अगर आप लॉ ऑप्शनल दे रहे हैं तो देखिए यह पूछा गया हर साल आपसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपने यूपीएससी का लॉ ऑप्शनल का पेपर 1 नहीं देखा तो वो देख लीजिए, और 2019 का लॉ ऑप्शनल का पेपर भी देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।